जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोगों का तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 जिसका एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। इसका एग्ज़ाम डेट है साथियों 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाएगा, यानी कि ले लिया जाएगा। तो साथियों आज हम लोग इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी 2026 से रिलेटेड महत्वपूर्ण 35 प्रश्न को लेकर चलेंगे एवं इसका विश्लेषण अच्छी तरह से करेंगे। तो ये साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 1 कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है साथियों? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो स्कर्वी। क्या साथियों? स्कर्वी। याद रखिएगा साथियों कि विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहता है साथियों पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेती है। तो साथियों जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेती है। तो आइए देखते हैं साथियों कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो और इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं साथियों जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं साथियों। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी पोषक तत्व है साथियों। पहला है साथियों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल और सूर्य के प्रकाश साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है साथियों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर साथियों आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो रक्त का लाल रंग साथियों होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ए इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र को आप लोग कमेंट में लिखिएगा साथियों। कमेंट कीजिएगा साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। और साथियों देखेंगे कि किसका ये सभी किसका किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिएगा साथियों CO2 जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ये ऑक्सीजन का सूत्र है साथियों। और H2SO4 यह है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र साथियों। याद रखिएगा साथियों डी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों कि H2SO4 किसका सूत्र है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कहता है साथियों कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा साथियों। विद्युत का एसआई मात्रक होता है साथियों, विद्युत धारा का कहने का मतलब है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है साथियों एम्पियर, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है साथियों कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। क्या साथियों? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत के बारे में बात करें साथियों तो यह हमारे वायुमंडल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत जैसा बना है और यह हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। किससे? पराबैंगनी किरण से। किससे साथियों? पराबैंगनी किरण से। इसे नोट कर लीजिएगा साथियों या आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ओजोन परत हमारे वायुमंडल से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है साथियों और यह हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। और इसका सूत्र होता है साथियों O3। O3 कहने का मतलब है साथियों इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिले हैं। कितने? ऑक्सीजन के 3 अणु। ऑक्सीजन के 3 अणु से ओजोन परत का निर्माण होता है साथियों। तो बी इज द राइट आंसर साथियों। चलो साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कहता है साथियों कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है।
तो हम लोग जानेंगे साथियों कि ध्वनि किस किस माध्यम में चलती है और किस किस माध्यम में नहीं चलती है, और ये भी जानेंगे साथियों कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक चाल से चलती है और किस माध्यम में सबसे कम चाल पर चलती है। तो देखेंगे साथियों, ऑप्शन से ही हम लोग समझ जाएंगे कि ध्वनि गैस में यानी कि वायु में सबसे अधिक चलती है साथियों, उसके अपेक्षा द्रव में थोड़ा कम चलती है साथियों, उसके अपेक्षा ठोस में बहुत ही कम चलती है साथियों। लेकिन साथियों जहाँ पे वायुमंडल नहीं हो साथियों उसे ही निर्वात कहते हैं, यानी कि जहाँ पे वायुमंडल नहीं हो वहाँ ध्वनि की कोई चाल नहीं होती साथियों, यानी कि डी इज द राइट आंसर साथियों, यानी कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है साथियों, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कहता है साथियों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है साथियों न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। क्या साथियों कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। देखेंगे साथियों न्यूटन का प्रथम नियम होता है जो कि जड़त्व से संबंधित होता है साथियों, यानी कि ए इज द राइट आंसर साथियों। लेकिन कोई पूछ देगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो वो भी जान लेंगे साथियों कि न्यूटन का द्वितीय नियम होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित होता है साथियों, एवं न्यूटन का तीसरा नियम यानी कि तृतीय नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का तृतीय नियम संबंधित है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया से, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया से। तो इज द राइट आंसर साथियों। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या साथियों प्रश्न संख्या क्या कहता है 10, निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसे याद रखने की जरूरत है साथियों, ये बिल्कुल ही याद रखने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो इसका उत्तर है साथियों बी यानी एंटोनी लेबोजियर, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है साथियों कि भारतीय संविधान का कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। इसका राइट आंसर है साथियों 26 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था साथियों वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है। कहता है साथियों प्रश्न संख्या 12 कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ध्यान देने की बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, लेकिन ये 2017 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। इससे भी हम लोग जान जाएंगे साथियों कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, आजकल के ज़माने में कौन नहीं जानता है बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी है साथियों पटना, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। बाकी जो तीनों ऑप्शन है साथियों वो सभी बिहार की जिला है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया, ये सभी बिहार की जिला है साथियों। तो आइए साथियों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 की। सॉरी साथियों थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 14 का था साथियों नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो साथियों नालंदा एक जिला है साथियों जो कि बिहार राज्य में है साथियों, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही इजी है प्रश्न है साथियों। कहता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। मैं इस प्रश्न को पिछले क्लास में भी बता चुका हूं साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है साथियों, और ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों, याद रखिएगा साथियों। आइए साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन था,
कौन था कहने का मतलब है साथियों, यानी कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता, कहाँ में था? तो साथियों 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली में था साथियों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 17 कहता है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो जैसे कि साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा में कि हम भारत के लोग भारत के संप्रभु, साम्यवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो यही कहा गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों, कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है साथियों भारत के। तो 17 के बी इज द राइट आंसर साथियों। तो ये साथियों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कहता है साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित था? इसका उत्तर आप लोग साथियों कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है साथियों? तो इसका राइट आंसर साथियों 73वां, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था साथियों। आइए साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 19 कहता है भारतीय संसद के कितने सदन थे? यानी हैं या थे। भारतीय संसद के कितने सदन थे साथियों? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। भारतीय संसद के 2 सदन होते साथियों। आइए साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर। देखिए साथियों प्रश्न संख्या बी क्या कहता है? कहता है साथियों कि जापानी कला की वह कौन सी शैली है जिसमें कागज की तह मोड़कर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी ओरिगामी। जापानी कला की वह कौन सी शैली है जिसमें कागज की तह मोड़कर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 21 की। तो कहता है साथियों प्रश्न संख्या 21 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग बताइएगा साथियों कमेंट में, विश्व पर्यावरण दिवस कब, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून। क्या है साथियों? 5 विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। तो साथियों देखिएगा प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो कहता साथियों प्रश्न संख्या 22 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया साथियों? ये सब साथियों दिवस को याद रखने की जरूरत है साथियों। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 23 की। कहता साथियों प्रश्न संख्या 23 कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। सॉरी साथियों माफ कीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में साथियों। सॉरी साथियों माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो यही साथियों बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कहता है साथियों कि G20 में भारत कब अध्यक्ष बना था? तो इसका उत्तर आप लोग साथियों कमेंट में जरूर दीजिएगा कि G20 में भारत कब अध्यक्ष बना था। तो इसका राइट आंसर है साथियों कि 2023 में बना था साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कहता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है साथियों। कितना अगस्त को? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है साथियों। तो ए इज द राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा। ऐसे साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो प्रश्न संख्या 26 कहता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? सॉरी रिपीट हो गया साथियों। इसका उत्तर होगा साथियों
खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की। प्रश्न संख्या 27 है साथियों कि चंद्रयान 3 किस संगठन का मिशन था। साथियों बताइएगा आप लोग, इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चंद्रयान 3 यह इसरो संगठन का था साथियों। इसका बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 की ओर। सॉरी साथियों, ज़्यादा ही स्क्रॉल हो गया। अब आगे मैथ का प्रश्न साथियों, तो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 28 को। तो साथियों कहता है प्रश्न संख्या 28 कि 800 रुपया की वस्तु 900 रुपया में बेची गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है साथियों कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल। और लाभ बराबर क्या होता है साथियों कि विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, यानी कि 920 में से हम लोग 800 को घटा दें साथियों तो बच जाता है 800। और 800 का लाभ प्रतिशत निकालते हैं साथियों, तो 800 गुने 100 बटा 800 करेंगे साथियों, तो 800 से 800 कट जाएगा, बच जाएगा 10, यानी कि 10% साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। आइए साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कहता है साथियों कि प्रश्न संख्या 29 कहता है साथियों कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि टी बराबर होता है साथियों, सॉरी साथियों थोड़ा स्क्रॉल हो गया। तो देखिए साथियों समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा 4, यानी कि टी बराबर डिस्टेंस बटा 4, यानी कि स्पीड। तो देखिए साथियों इसका उत्तर होगा साथियों 180 बटा 16, यानी कि 3 मरतबे कट जाएगा साथियों, तो यानी कि 3 घंटे में या 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा साथियों, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। यही साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है साथियों, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है साथियों। देखिएगा प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है कि 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI का सूत्र होता है साथियों P गुने R गुने T बटा 100। सॉरी साथियों लिखा नहीं रहा है, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है साथियों। P गुने R गुने T बटा 100 होता है साथियों। P कहने का मतलब है साथियों मूलधन, और R कहने का मतलब है दर, और T कहने का मतलब है समय। तो साथियों मूलधन हो जाता है यहाँ 5,000, तो यहाँ देख लीजिएगा साथियों कर देंगे हम लोग 5,000 गुने 10 गुने 2 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा साथियों, यानी कि 50 दाहियों 500, 500 दूनी 1,000, यानी कि 20 द राइट आंसर साथियों। तो साथियों हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कहता है साथियों कि यदि किसी संख्या का 40% 80 हो तो वह संख्या क्या होगा। देखेंगे साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझेंगे। किसी संख्या कहने का मतलब है साथियों कि मान लेंगे साथियों कि संख्या x है, तो हम लोग देखेंगे कि x संख्या का 40% कितना है, यानी परसेंट करने का मतलब होता है साथियों 100। तो 40 x का 40% 80 है, तो देखेंगे साथियों 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, 2 से 40, यानी 40 पचे 200, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा साथियों। तो आइए साथियों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32 की ओर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले बोल चुका हूँ 35 प्रश्न, लेकिन सॉरी साथियों 32 प्रश्न ही था, बोला गया था। तो देखिए साथियों प्रश्न संख्या 32 का था एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मान लीजिए साथियों कि कोई दुकानदार एक किताब को बेचता है, तो किताब का मूल्य है साथियों 1,000 अंकित मूल्य, यानी कि उस पर प्रिंट है साथियों किताब का 1,000, और 1,000 में से वह साथियों 20% की छूट देती है। तो 1,000 में से 20% छूट देकर वह बेच देता है। तो 20% छूट देने का मतलब है साथियों कि वह 200 का छूट दे रहा है, यानी कि 20 दहियों 200। तो 200 का जब छूट दे रहा साथियों,